हेलो मित्रों, आपका मिशन सक्सेस यूट्यूब स्टडी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको एक इतना अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं कि जिस टॉपिक को आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। आपको कहीं दूसरी किताबों को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इतिहास को किस तरीके से पढ़ा जाए, उसका कैसे वर्गीकरण किया जाए और कौन-कौन से काल में विभाजित किया जाए, वो वीडियो बनाया था। हमने इतिहास को उसमें 4 कालों में डिवाइड किया था। पहला काल था प्राचीन काल। तो प्राचीन काल का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो यहीं से इतिहास की शुरुआत कह सकते हैं। इससे पहले की बात करें तो एक काल और है पाषाण काल। तो पाषाण काल वह काल है जिसके बारे में हमारे पास कोई सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा में। रीट, पटवार और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, भारतीय लेवल की हो या राजस्थान लेवल की हो, उन सब में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता को इस तरीके से पढ़िए कि एक बार में ही कंफर्म याद हो जाए। तो हम पढ़ने के लिए इसको 4 भागों में, लगभग 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं खोज कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए, खोज में आप एक नाम देख रहे होंगे, चार्ल्स मैसन। ये चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1826 में, सन दे रखा है 1826 में, और जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र थे, भारत से बलूचिस्तान के बीच का भाग, उस भाग का दौरा किया था और वहां उन्होंने कुछ टीले देखे और उन टीलों के आधार पर एक विश्लेषण निकाला। उन्होंने एक पत्रिका निकाली। ये पत्रिका पूछ ली गई है एक बार, नैरेटिव ऑफ जर्नी। इसके लेखक कौन है और किससे संबंधित है? यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है नैरेटिव ऑफ जर्नी से। एक बार आया था ये क्वेश्चन कि नैरेटिव ऑफ जर्नी किससे संबंधित है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और इसके लेखक कौन है? चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन ने इस पत्रिका में इसका विवरण दिया है कि एक सभ्यता थी, यहाँ संभवतः एक सभ्यता विकसित हुई होगी। इतना कहकर ये इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन आगे उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 2 अंग्रेज अधिकारी बर्टन बंधु थे। एक का नाम जेम्स बर्टन था, दूसरे का नाम विलियम बर्टन था। दोनों भाई थे। 1856 में जब इन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया था, ये दोनों एक मतलब समुद्र में नेवी में ऑफिसर थे। जब इन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया तो उन्होंने वहां कुछ ईंटों को देखा और उन ईंटों के बारे में उन्होंने कुछ अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया और कहा कि हो सकता है संभवतः यहाँ कोई सभ्यता विकसित हुई होगी। तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताने का प्रयास किया थोड़ा सा। फिर इसके बाद अगले उस स्टेप में चलते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे 1856 में, इन्होंने भी इसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन ये भी सफल नहीं हो सके। इन्होंने भी इतना ही कहकर छोड़ दिया कि यहाँ एक सभ्यता विकसित हुई है और उस सभ्यता का हम पता लगाएंगे या विस्तार से उसके बारे में जानेंगे, बाकी के आगे कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो है जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल वो है व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त की। सर जॉन मार्शल कहते हैं इनको। इन्होंने 1921 में 2 भारतीय, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 इनके अंडर में अधिकारी थे। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के पुरातत्ववेत्ता थे और इनको साथ लेकर के उन्होंने खुदाई का काम प्रारंभ किया। तो सबसे पहले दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। किसकी खोज की गई? हड़प्पा सभ्यता की। 1921 में 1921 में की गई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। दूसरा 1922 में
राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। किसकी खोज की गई? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो या जोदड़ो जो भी है, जोदाड़ो भी कहते हैं इसको, मोहनजोदाड़ो की खोज की। तो यहां से इस प्रकार से इनका एक क्रम ध्यान रख सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स मैसन। कौन सी पत्रिका निकाली थी? नैरेटिव ऑफ जर्नी। और उसके बाद जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? बर्टन बंधु। फिर पुरातत्व विभाग का अधिकारी पूछ लिया जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक खुदाई करवाई थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा इन टीलों की खुदाई करवाई, और यहां से उन्होंने उन सभ्यताओं की विस्तृत जानकारी और जो खोज की वस्तुएं मिली उनको प्रस्तुत किया। तो ये तो रहा ये क्षेत्र। अब हम बात करते हैं, अब यदि हम इसके काल के बारे में बात करें तो देखिए दो फैक्ट निकल के आते हैं जो ज्यादा अच्छे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला फैक्ट है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने ये निर्धारित किया कि इस सभ्यता का विकास 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी के मध्य हुआ, विकसित हुई ये सभ्यता। फिर उसके बाद अनेक विद्वानों के और मत आए, परंतु जो ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रचलित हैं वो ये दो मत हैं। दूसरा है कार्बन डेटिंग पद्धति या कार्बन 14 पद्धति भी बोलते हैं। इसके अनुसार इसका जो काल निर्धारण है वो 2300 ईस्वी से 1750, 2300 बीसी से 1750 बीसी निकल के आता है। और इस कार्बन डेटिंग सिस्टम के जो समर्थक हैं, प्रबल समर्थक भारतीय, वो पूछ लिया जाता है, कभी कभी बार बार पूछा गया था, एक आध बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के समर्थक कौन से भारतीय हैं, तो डीपी अग्रवाल। क्या है? डीपी अग्रवाल। ये ध्यान रखने की बात है, यहां से भी प्रश्न पुटअप कर लिया जाता है। ये प्रश्न एक आध बार पूछा जा चुका है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन सा है? अलेक्जेंडर कनिंघम। उस समय ये पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे, तो इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, सर जॉन मार्शल को नहीं। ये तो खुदाई करने वाले ये बड़े ऑफिसर थे, और इन्होंने, इनके आदेश पर कनिंघम ने दयाराम साहनी और बनर्जी के साथ मिलकर के खुदाई करवाई। इसके बाद जो अगला सिस्टम है वह है नामकरण। ध्यान से देखने की बात है, देखिए ध्यान से। नामकरण, नामकरण में कुछ विद्वानों ने अलग अलग मत हैं, परंतु ये सभ्यता पहले उस समय, देखिए आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता। जो सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित होती थी, उसी नदी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता था। ये प्रचलन में था उस समय, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहा। उसके बाद दूसरा नाम आता है, कुछ विद्वानों ने सोचा कि भाई ये सिंधु नदी के तट पर नहीं, इसमें सरस्वती और सिंधु के मध्य में विकसित हुई है ये सभ्यता, तो इसको सिंधु और सरस्वती सभ्यता नाम भी दिया जाने लगा। उसके बाद जब इनमें आपस में मतभेद हुआ विद्वानों में, तो उस समय एक प्रचलन था पुरातत्व विभाग के द्वारा कि यदि नाम रखने में कोई विवाद पैदा होता है तो उस स्थान के नाम पर सभ्यता का नाम रखेंगे जहां से वो सभ्यता प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले ये हड़प्पा में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई, और कुछ विद्वानों ने इसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया, क्योंकि जिस स्थान से सभ्यता, पहले प्रचलन था कि जिस स्थान से सभ्यता की खुदाई होगी या अवशेष प्राप्त होंगे, उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। अब देखते हैं, देखिए खोज हो गई, ध्यान रखें यहां से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और काल हो गया, नामकरण हो गया, और अब देखते हैं उद्भव। तो विदेशी मत, सबसे पहले दो मत हैं इसके बारे में प्रचलित, एक विदेशी मत और एक स्थानीय मत। तो विदेशी मत की बात करते हैं हम, यहां देखिए विदेशी मत, यहां लिख लेता हूं, विदेशी मत। इसमें देखिए ध्यान से, यहां तो ये भारत है मान लेते हैं, यहां तो हुई है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, और यहां इसके इधर
यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहां से इस साइड में विकसित हुई ये अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे विकसित हुई। तो इस सभ्यता में जो सभ्यता विकसित हुई, इसमें सुमेरियन सभ्यता कहते हैं इसको यहां से। तो कुछ विदेशी विद्वानों का मत है कि जो सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कौन सी? मेसोपोटामिया, इस सभ्यता के लोग ही यहाँ से सिंधु में पहुंच गए और इन्हीं लोगों द्वारा इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाने लगा, कुछ विद्वानों ने माना। और उसके प्रबल समर्थक हैं सर जॉन मार्शल, व्हीलर, चार्ल्स जीडी कौसाम्बी इत्यादि। अब जो स्थानीय मत है, स्थानीय मत में भारतीय विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इस सभ्यता में ये विदेशियों द्वारा विकसित सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता केवल भारतीय लोगों की, और इसको भारतीयों ने ही विकसित किया है। तो उन्होंने अपने तर्क देना प्रारंभ किया, और उनके तर्कों के आधार पर सबसे पहले राखलदास बनर्जी ने तर्क दिया कि ये सभ्यता द्रविड़ लोगों की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ द्रविड़ों ने ही इस सभ्यता का विकास किया था। उसके बाद टी.एन. रामचंद्रन, इन्होंने इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा। उन्होंने कहा कि ये सभ्यता ना द्रविड़ों की है और ना सुमेरियन लोगों की है, ये आर्यों द्वारा विकसित ही सभ्यता है। परंतु इस सभ्यता का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि इस युग के बाद वैदिक युग का प्रारंभ होता है, और वैदिक युग में आर्य आए थे, हमको पता है। और यदि आर्य इतने विकसित थे, इसके बारे में तर्क आता है, यदि आर्य इतने विकसित थे तो वो वैदिक काल में झोंपड़ियों में क्यों रहे? जब उन्होंने इतनी विकसित सभ्यता का निर्माण कर लिया था पहले, तो वो इतने जल्दी उसको कैसे भूल गए कि उनको वैदिक काल में झोंपड़ियों में रहना पड़ा? इस तरीके से इस मत को हम मान नहीं सकते, इस मत को नकारा जा सकता है। तो जो ज्यादा फैक्ट मत है या ज्यादा प्रबल मत है, वो है राखलदास बनर्जी का, कि द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को विकसित किया। अब इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं देखते हैं, देखिए ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता की ये नगरीय सभ्यता थी, आपको पता है इस चीज का कि महानगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा ये नगर थे, और इनमें जैसे सिटी में होते हैं नालियों की, पानी के लिए नालियों की व्यवस्थाएं, स्नानागार और अच्छे भव्य इमारतें, इस तरीके की ये सभ्यता, ईंटों की सड़कें इत्यादि इस सभ्यता की विशेषताएं थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता माना गया। एक चीज और देखी गई कि जैसे कोई सभ्यता तांबे के युग में विकसित हुई है, उसको ताम्र युगीन सभ्यता कहा गया। लोह के युग में होती है, उसको लोह युगीन सभ्यता कहा गया। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता, जो सभ्यता, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस युग में तांबा और टिन का एक मिश्रण होता है। कांसा, तांबा और टिन का ध्यान रखें, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। अब देखिए दूसरा है आद ऐतिहासिक सभ्यता। आद ऐतिहासिक सभ्यता का क्या अर्थ है? देखिए हम बात करते हैं तो तीन प्रकार के शब्दों को पढ़ते हैं हम। एक तो प्राग ऐतिहासिक, ध्यान से देखिए, एक आद ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। ये तीन है। प्राग का मतलब इस काल के कोई प्रमाण ना तो हमें मिले हैं और ना उनको पढ़ा जा सका। जब मिले ही नहीं है तो उनको पढ़ेंगे कहां से? तो इस काल के जैसे पाषाण युग है, वो इसी में आता है, प्राग युग में, प्राग ऐतिहासिक में, प्राग ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक में आता है ऐसी सभ्यता जो मिल तो गई है, उसके जो अवशेष हैं वो खुदाई से, उत्खनन से ही प्राप्त हुए हैं, परंतु जो उसकी लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। ये और आपके लिए बड़े फायदे की बात है। यदि इस सभ्यता को पढ़ लिया जाता तो फिर और जाने कितने राजा महाराजा कुछ और इसमें से निकल के आता, उसको याद करने में आप लोगों को और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। परंतु ये भी बहुत अच्छी बात है, आप मान के चलिए कि इसको कोई पढ़ ना सके। ये भजन करते रहिए जब तक आप लोगों को तैयारी करनी पड़े।
और यदि इसको पढ़ लिया विद्वानों ने तो यहाँ से फिर और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। इसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी ये चित्रों के हिसाब से चलती है। कुछ विद्वान इसको पढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु अभी तक इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। जिस दिन इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त हो जाएगी तो ऐतिहासिक सभ्यता या ऐतिहासिक युग में आ जाएगी। एक चीज, एक अगला पॉइंट है इसका, शांति प्रिय सभ्यता। देखिए, आपने बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां किसी राजा पर आक्रमण, हथियार, अस्त्र शस्त्र, युद्ध विद्या, इतनी चीजें यहाँ मिलती हैं, जबकि इसमें कोई भी अस्त्र शस्त्र का जिक्र नहीं किया जा सका। आपको पता होगा, आपने इस सभ्यता के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इसमें कोई भी अस्त्र शस्त्र या युद्ध करने की प्रवृत्ति इसमें नहीं मिलती है। उससे अगला पॉइंट है व्यापार प्रधान। ये सभ्यता व्यापार प्रधान थी, नगरीय सभ्यता थी। तो आपको पता है यहाँ से मेसोपोटामिया और अफ्रीका की, मिस्र की जो सभ्यता है, वहां तक व्यापार किया जाता था सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा। तो एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तीसरी विस्तृत सभ्यता। ये सभ्यता बहुत विस्तार में थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होकर विस्तृत थी। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत थी। अब इसका जब राजनीतिक स्तर देखें तो ये राजनीतिक रूप से भी सशक्त सभ्यता थी। आर्थिक, यहाँ के लोग आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत थे, सामाजिक रूप से भी मजबूत थे, और उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज भी थे, क्योंकि ये सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित सभ्यताओं के अंतर्गत मानी जाती है। अब देखते हैं इसका एक और पॉइंट रह गया, इसका विस्तार, कि वास्तविकता ये है ये सभ्यता किस प्रकार कौन से क्षेत्रों में विकसित हुई। तो देखिए ध्यान से, यह है भारत का नक्शा। अब भारत में जो इसका विकास हुआ, या जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है मांदा। मांदा कहां पर है? ये जम्मू में। और यहां देखिए उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है, यहाँ यूपी है, इसको यूपी कहें। यहाँ आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यहाँ महाराष्ट्र में दायमाबाद। महाराष्ट्र में दायमाबाद। और इधर यहाँ देखते हैं बलूचिस्तान में। आपको पता होगा ये सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम भाग में विकसित हुई। पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कभी कभार आपसे, तो कौन से भाग में विकसित हुई? उत्तर पश्चिम में। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में विकसित हुई। अब इसका आकार देखते हैं, तो ये बलूचिस्तान में इस स्थान का नाम है सुतकांगडोर। क्या नाम है इसका? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। अब देखिए एक ही बार में समझ में आ जाएगा ये कौन से स्थान पे है? बलूचिस्तान में। इसको यहां मिला दिया, ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। अब देखो ध्यान देने की बात है, इसको यहां से मिला देते हैं। इसको मिला दिया तो पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभार कि सभ्यता का जो विकास है वो कितने, या अंतिम छोर पूछ लिए जाते हैं। तो पश्चिम में कौन है? सुतकांगडोर। दक्षिण में आलमगीरपुर। उत्तर में मांधा। और दक्षिण में दायमाबाद। ये जम्मू कश्मीर में है मांधा। अब देखते हैं हम इसकी यहां से यहां तक की दूरी, देखते हैं सीधी दूरी कितने क्षेत्र में विस्तृत थी। मैं इसको वैसे कर देता हूं थोड़ा सा। इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा आकार पूछ लिया जाता है कभी कभार? त्रिभुजाकार। ध्यान से देखिए कौन सा, इस सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछ लिया जाता है कि किस आकार में विकसित हुई, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। इसकी जो
पूरब पश्चिम की दूरी है बलूचिस्तान सुतकांग रोड से आलमगीरपुर तक की, वो है 1600 किलोमीटर के एम। और इसकी उत्तर दक्षिण की मांदा से दायमाबाद तक की दूरी है, वो है लगभग 1400 किलोमीटर। 1400। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, ये कई बार पूछा गया है कि ये लगभग कितने क्षेत्रफल में विकसित है। तो लगभग इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो फिक्स टू फिक्स पूछा जाए तो वो है 12,99,600 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। तो कितने विस्तृत क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसको देखा जाए तो। और थोड़ा सा समझने की दृष्टि से देखिए, यदि इसको हम यहां माने, यह है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके इधर विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। और यहां हुई थी मिस्र की सभ्यता, अफ्रीका में। ये अफ्रीका में विकसित हुई। यदि इन दोनों सभ्यताओं को जोड़ दिया जाए तो भी भारतीय सभ्यता इससे 12 गुना बड़ी थी। कितने गुना बड़ी थी? 12 गुना बड़ी। यहां से कभी एक बार प्रश्न पूछा गया था ये, कि ये सभ्यता, सब इन तीनों सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार इस चीज को देख लें, ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। इसका जो पश्चिमी सराय सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है, और उत्तरी सरा मांधा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और आलमगीरपुर यूपी में है। ये ध्यान रखने की बात है। इसमें से कभी कभार एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, और वो प्रश्न है कि ये कौन कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुई। तो देखिए, जो सुतकांग डोर है, ये दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी है? दास्क नदी। ये है मांदा चिनाब के किनारे। और आलमगीरपुर है, ये है यूपी में हिंडन नदी, हिंडन के किनारे विकसित हुई। और ये है गोदावरी की एक सहायक नदी है, उसके किनारे विकसित हुई। तो ये भी पूछ लिया जाता है। मित्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार में ही पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल। आपको दोबारा किसी और का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। पर फिर भी मैं आपसे ये सलाह देता हूं कि आप किताबों का भी अध्ययन करें साथ साथ। हो सकता है कोई क्वेश्चन किसी किताब में रह जाए और वही परीक्षा में आ जाए। तो ये चीज याद रखने की, और याद करने के लिए आप एक एक चीज को कन्फर्म याद करें, फिगर टाइप में याद करें, ताकि आपको याद रहे। और ऐसा ना लगे, परीक्षा में आपने देखा होगा कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा हल्के तरीके से पढ़ने का प्रयास किया, मान लो हमने कुछ पन्नों को देखा, तो पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं यार ये प्रश्न पढ़ा तो है, पर इसका आंसर कंफर्म नहीं है। और इसका कारण क्या है? हमने उसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़ें, इन सभ्यताओं का। अब हम अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे कि इन सभ्यताओं के कौन कौन से स्थल हैं, और वो स्थल कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं कि ये सभ्यता जो विकसित हुई थी, ये 3 देशों में विकसित हुई। इसके अवशेष 3 देशों में मिलते हैं। कौन कौन से तीनों देश? अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, और तीसरा है भारत। इन तीनों देशों में इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो लगभग, स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें
तो लगभग 40 से 50 स्थल ज्ञात थे उस समय तक, परंतु स्वतंत्रता के बाद लगभग 1500 स्थल ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से अकेले भारत में सर्वाधिक है 900 के आसपास, और 500 से 600 के बीच में पाकिस्तान में है, और 2 स्थल अफगानिस्तान में है। अब कल हम इसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, इनके खोजकर्ता हैं, और कौन कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुए, कौन सी वस्तुएं इनसे निकली, इनका अध्ययन हम कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मित्रों, इसलिए कुछ इसको छोटा करने के लिए मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हो सके तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस पर ऐसी सामग्री प्रदान की जाएगी जिसकी सहायता से आप आसानी से किसी भी परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।